हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे टॉपिक कवर करवाइए जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो मोस्टली जो भी लोग अब अपकमिंग टाइम में चाहे अलग अलग स्टेट के लिए, चाहे आप पंजाब CHO का पेपर देने वाले हों, झारखंड के लिए पेपर हो या फिर NHM MP का पेपर हो, GMC का पेपर हो, सभी पेपर के पर्पज़ से यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए गए हैं। 100 MCQ सॉल्व्ड हैं, तो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम पर्पज़ से लिए गए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो यहाँ पर न्यू स्कीम ऐड की गई है वो आप ज़रूर नोट डाउन करते जाना, उनकी लॉन्चिंग डेट कब लॉन्च की गई और बेनिफिशियरी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अमृत स्कीम। बिफोर दैट जिन भी लोगों ने अभी तक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, जहां से आपको पूरे प्रीवियस पेपर्स एंड अलग अलग जो भी सीरीज़ हैं आपके एग्ज़ाम्स पर्पज़ से वो वहां पे ऐड की गई हैं। चैलेंजिंग MCQs भी ऐड किए गए हैं। कोई भी आपके डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अमृत स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमृत? दो टाइप की स्कीम है, एक है अमृत और दूसरा है अमृत। दो क्या है, अमृत और अमृत, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आपकी क्लियर की जाएंगी। तो यहाँ पर अमृत स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है अफोर्डेबल मेडिसिन इन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन इज अफोर्डेबल मेडिसिन इन रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर अफेक्टेड मेडिसिन इन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट और लास्ट वन इज द नन ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अमृत स्कीम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2015 में। और एक क्वेश्चन हरियाणा CHO में पूछा गया था अमृत स्कीम से, तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए थे। तो यहाँ पर अमृत स्कीम को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में, नवंबर 2015 में। और एक इसके लिए लॉन्च की गई थी जो इम्प्लांटेशन होते हैं कैंसर पेशेंट को या फिर हार्ट पेशेंट के लिए। बहुत जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत लूटपाट मचाते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की थी अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट। क्या होगा? अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट। हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर लॉन्च डेट है 2015। लॉन्च किसने की थी? यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी 2015 में। JP नड्डा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म था इसका अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट। तो जो भी लाइफ सेविंग कैंसर की ड्रग्स हैं, कार्डियक ड्रग्स हैं, क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, कॉस्टली होती हैं, तो इनके लिए और जो मेडिकल डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया था, स्कीम लाई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी कि एटलीस्ट 30 करोड़ मेडिकल कॉस्ट तक है, जो 5 लाख है, जो 5 लाख पेशेंट पर है, जो 30 करोड़ रुपए तक खर्च होता है वो बच सकता है। तो जो सबसे पहला अमृत फार्मेसी है, याद रखनी है आपको कि 2015 में तो स्कीम लॉन्च हुई अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ पर ये जो लॉन्च की गई कैंसर लाइफ सेविंग कैंसर के लिए, कार्डियक ड्रग्स के लिए, तो यहाँ पर ये सबसे पहले किस हॉस्पिटल में लॉन्च की गई? तो ये सबसे पहले अमृत फार्मेसी, जहाँ से आपको ये मेडिसिन इम्प्लांटेशन के लिए प्रोसेसेस या फिर अदर आइटम्स हैं जो अवेलेबल होंगे, तो फर्स्ट फार्मेसी कहाँ ओपन हुई थी? एम्स दिल्ली में। देन आफ्टर यहाँ पर और अलग अलग जगह हैं, जो टोटल 4 जगह दिल्ली में खोली गई थी, लेकिन फर्स्ट एम्स न्यू दिल्ली में। फिर आफ्टर दैट चंडीगढ़, रायपुर, ऋषिकेश, पौंडुचेरी, भोपाल, अलग अलग जगह इनको ओपन किया गया। लेकिन फर्स्ट वन आपको याद रखना है कि अमृत फार्मेसी कहाँ खुली थी? एम्स न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई थी 2015 में। JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया था। और यहाँ पर जो भी कैंसर मेडिसिन है, कार्डियक मेडिसिन है, वो यहाँ पर चीप रेट में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट वन इज केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। तो केस फाइंडिंग है जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत है, जो
किस बेस पर जो केस को फाइंड किया जाएगा? स्पूटम कल्चर, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, एक्सरे ऑफ द चेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट या फिर पीसीआर। किसके बेस पर आरएनटीसीपी केस फाइंडिंग है जो आरएनटीसीपी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, तो किस बेस पर करेंगे? स्पूटम माइक्रोस्कोपी। किस पर? स्पूटम माइक्रोस्कोपी। तो जो आरएनटीसीपी है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसका नाम बदला गया था 1 जनवरी 2020 को, याद रखना है। नाउअडेज इसका नाम क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। एग्जाम में आता है यदि, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम का नया नाम है। 1 जनवरी 2020 को ये बदला गया था। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विद इन हाउ मेनी आवर ऑफ डिलीवरी। जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है डिलीवरी के कितने घंटे के अंदर देखने को मिलेगा? 6 आवर, 24 आवर, 8 आवर्स या फिर 12 आवर्स। जो प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, इनके कॉज भी मैंने आपको कई बार बताए हैं कि प्राइमरी पीपीएच का मेन रीज़न होता है क्या? यूट्राइन अटोनिसिटी। और जो सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो होता है रिटेंड प्लेसेंटा। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज विद इन डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर है जो देखने को मिलेगा। और पीपीएच का मतलब होगा ब्लीडिंग मोर देन 500 ml फ्रॉम द वेजाइनल आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड द पीपीएच। वेजाइना के थ्रू 500 ml या फिर उससे ज़्यादा है जो क्या हो? प्राइमरी पीपीएच। और यदि सेकेंडरी पीपीएच की बात की जाए तो सेकेंडरी पीपीएच में ब्लीडिंग फ्रॉम 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, यदि 24 घंटे के बाद डिलीवरी के है जो ब्लीडिंग होती है जो कि 6 वीक तक जो परपीरियम पीरियड है उस तक चलेगी, तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन रीजन है, कॉज है, एग्जाम में आता है, तो वो एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। यूट्राइन मसल्स उनकी टोन है जो वीक होगी, जिसके कारण यूट्रस है जो वापस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। और इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है कि बेबी एक्सपल्सन के बाद विद इन 15 to 13 मिनट तक यदि प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है या फिर कुछ बिट्स हैं जो कुछ पार्ट हैं प्लेसेंटा के अंदर रह जाते हैं यूट्रस में, तो वो क्या कॉज करेगा? सेकेंडरी पीपीएच। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स इज अवेलेबल इन सब सेंटर इज। तो सब सेंटर में मैन पावर पूछा है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि सब सेंटर का स्टाफिंग पैटर्न पूछा है। कौन रहेगा? मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स, फिजिशियन, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर मेडिकल ऑफिसर्स। तो जो सब सेंटर होते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर फिजिशियन, आंगनवाड़ी वर्कर और मेडिकल ऑफिसर्स तो नहीं होंगे, जो होंगे वो क्या होंगे? मल्टीपर्पस वर्कर। यहाँ पर टोटल जो स्टाफ होता है कितना होता है? 3। एक तो हेल्थ वर्कर मेल होगा, दूसरा फीमेल होगी और होगा एक वॉलंटरी वर्कर। तो यहाँ पर टोटल 3 होंगे सब सेंटर में। यदि पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो हिली और ट्रैवल एरिया है, एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? बैकवर्ड पहाड़ी इलाके हैं तो 3000 के लिए, और 6000 पॉपुलेशन है, दैट मीन्स जो प्लेन एरिया होगा तो 6000 पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पीएचसी का। यदि पीएचसी का स्टाफिंग पैटर्न पूछते हैं तो टोटल यहाँ पर 15 मैन पावर प्रेजेंट रहेगा। पीएचसी में क्या रहेगा? टोटल 15 मैन पावर प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स स्टाफ रहेगा। एक मेडिकल ऑफिसर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा, एक नर्स मिडवाइफ होगी, एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर होगी, एक ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होगा, हेल्थ असिस्टेंट मेल होगा, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होगी, अपर डिविजनल क्लर्क और एलडीसी, यूडीसी, एलडीसी होंगे एक, लैब टेक्नीशियन एक होगा, ड्राइवर एक होगा, 4th क्लास कितने होंगे? 4। यहाँ पर टोटल मिलाकर जो पीएससी का क्या है स्टाफिंग पैटर्न कितना है? 15। पीएससी की बात करते हैं हम तो जो भी प्लेन एरिया होंगे वहाँ स्टाफिंग पैटर्न कितना होगा? टोटल 15 और 15। यदि बात की जाती है पीएससी में पॉपुलेशन नॉर्म्स की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो जो प्लेन एरिया होंगे जहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी कितनी होगी? 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएससी होगा। और यदि बात करते हैं हम हिली ट्रैवल एरिया की तो कितने पर? 20,000 पॉपुलेशन पर।
एक पीएससी होगा जहाँ पर कितने सब सेंटर होंगे 6, दैट मीन्स 6 सब सेंटर के किसके एक पीएससी के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सीएचसी, तो सीएचसी का स्टाफिंग पैटर्न टोटल 25 होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का। ये कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर प्लेन एरिया में 1,20,000 पॉपुलेशन होगी, हिली ट्रैवल एरिया होंगे तो 80,000 पॉपुलेशन के बीच में एक सीएचसी है जो ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि स्टाफिंग पैटर्न आता है तो टोटल 25 रहते हैं। याद रखना है सब सेंटर में 3, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पर 15 और सीएचसी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना होगा, टोटल 25। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM है जो किस प्रोग्राम ने इसको कवर किया था, CSSM प्रोग्राम को। तो जो CSSM प्रोग्राम है इसको किसने कवर किया था, MCH, NRHM, ICDS या फिर RCS। तो ये सभी है जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है। और जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम है इसके लिए किस प्रोग्राम ने कवर किया था, RCH ने, जो कि 1997 में आया था। जो CSSM है कब आया था, 1992 में। नेक्स्ट वन इज डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज। कौन सा डिनोमिनेटर यूज किया जाएगा जब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो तब। ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन। जब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर यदि पूछा है तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। नॉमिनेटर पूछते तो कितना होता, 10,000 जो डिलीवरीज होती हैं। तो यहाँ पर जनरली जो हम IMR या फिर NMR कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर यदि मैटरनल मॉर्टेलिटी में नॉमिनेटर पूछते हैं तो कितना होगा, 1 लाख। कितना होगा, 1 लाख। यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला। न्यूमरेटर में कितने होगा, मैटरनल डेथ 1 लाख यहाँ पर काउंट की जाएगी। नेक्स्ट वन इज द 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर पूछा है कि जो 3-tier सिस्टम है वो कौन सा होगा, पंचायत समिति, न्याय पंचायत, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि ब्लॉक लेवल पर होगी, यहाँ पर बताना है 3-tier सिस्टम हमने पढ़ा है तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर कौन सा होगा। तो ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, पंचायत समिति। क्या होगी, पंचायत समिति। जो पंचायती राज का 3-tier स्ट्रक्चर है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, तो पंचायत कहाँ पर होगी, गांव के लेवल पर, एट द विलेज लेवल पर। पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा, जिला परिषद। हिंदी में डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते हैं, जिला, तो इससे आपको याद रहेगा। और पंचायत कहाँ बैठती है, विलेज लेवल पर, गाँव में। पंचायत समिति कहाँ पर होगी, ब्लॉक लेवल पर। तो इससे आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। और यदि ये आता है कि पंचायत राज का 3-tier स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, तो क्या है वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर IMNCI टारगेट ग्रुप इज। तो IMNCI का टारगेट ग्रुप क्या है, अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 12 ईयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस का जो टारगेट ग्रुप है वो कितना है, अप टू 5 ईयर्स तक। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, एक होती है 0 to 2 मंथ तक, कितना, जन्म लेने से लेके 2 महीने तक। दूसरी कैटेगरी होती है 2 महीने से लेके 5 साल तक की, तो जिसमें हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों टाइप के एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर IMNCI का आपको एक जो ट्रीटमेंट चार्ट है वो ज़रूर पढ़ लेना है पूरा ध्यान से। यहाँ पर वो ऐड नहीं किया गया है लेकिन आप उस चार्ट को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा चार्ट भी आपको समझा दिया जाएगा IMNCI ट्रीटमेंट का, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मैनी डेज। तो ये नर्सिंग के हर एक एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969 में आया था, 1969 में। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जन्म और मृत्यु दोनों चीज़ों के लिए सेम डे है, डेथ और बर्थ के लिए। तो विद इन कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवा लेना चाहिए, 3 डेज, 7 डेज, 21 डेज या फिर 14 डेज।
तो इंडिया में जन्म और मृत्यु, डेथ और बर्थ, जो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में आया था, उसके अकॉर्डिंग विद इन 21 डेज के हमें रजिस्टर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्लोरीनेटेड लाइम इज नोन एज, तो क्लोरीनेटेड लाइम को हम और क्या कहेंगे? डिटॉल, टिंचर, बीटाडीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीनेटेड लाइम के लिए और क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड फॉर। ये क्वेश्चन हरियाणा CHO में आया था। रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड है जो किसके लिए यूज किया जाता है? मेजरिंग द साइज ऑफ द रोड, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन एडल्ट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हेल्थ कार्ड है, किसके लिए यूज किया जाता है? ग्रोथ मॉनिटरिंग को बच्चों के लिए। जो आपने इम्यूनाइजेशन कार्ड देखा होगा उसमें इस तरीके से कर्व बना होता है बच्चे की एज, हाइट और वेट, तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वेट एंड हाइट है जो कैलकुलेट की जाती है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, एंड बताया जाता है कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड है जो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से आता है तो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट क्या है? हाइट और वेट है जो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड और कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन। तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? बोन में, ब्रेन में, लंग्स में या फिर किडनी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। जो हेवर्सियन कैनाल्स हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हेवर्सियन कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं कहाँ पर? बोन्स में। इस तरीके से रहेंगी। यदि आपको एग्जाम में आता है तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर होंगी? बोन्स में। नेक्स्ट वन इज कान टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कीजिए। कान टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? सिफिलिस को, टिटनस को, ट्रोकोमा को या फिर रेबीज के लिए। जो कान टेस्ट है किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। इस टेस्ट को, कान्स टेस्ट को वॉसरमैन टेस्ट, वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट फॉर सिफिलिस भी कहा जाता है। जो अगस्त पॉल थे वॉन वॉसरमैन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये क्या है? फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। क्या है? फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पॉट्स डिसीज इज अ। तो पॉट्स डिसीज क्या है? टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस, टीबी ऑफ स्पाइन, टीबी ऑफ बोन या फिर टीबी ऑफ लंग्स। तो पॉट्स डिसीज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है कहाँ पर? बोन्स में। पॉट्स डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन है। क्या है? रेयर इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि स्पाइन को है, जो एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन है जो क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों चीज़ें हैं जो होंगी कहाँ पर? अलग अलग मल्टीपल वर्टिब्रा में। मोस्ट कॉमन थिंग पॉट्स डिसीज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है किसका? बोन्स का। नेक्स्ट वन इज रैप्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ओरिजिनेट्स इन। तो रैप्डोसार्कोमा बच्चों में ओरिजिनेट होगा कहाँ से? सेरिब्रम से, किडनी से, स्ट्रिएटेड मसल से या फिर टेंडन से। तो यहाँ पर जो रैप्डोसार्कोमा है बच्चों में कहाँ से ओरिजिनेट होगा? स्ट्रिएटेड मसल से, जो कि ये क्या है? प्रिमिटिव पीडियाट्रिक मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। तो ये कहाँ पर होगा? प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स से अफेक्ट होता हुआ स्ट्रिएटेड मसल्स को अफेक्ट करेगा, और जो कि जनरली बच्चों में 6 साल तक की एज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रायंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन है किसको इंडिकेट करेगा या फिर किसके लिए हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ होगा? फीमर बोन के लिए। यदि फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। यदि चिल्ड्रन कितने हों, वेट यदि पूछते हैं एग्जाम में, तो यदि बच्चा जिसकी एज 2 साल से ज़्यादा हो तभी हमें यूज़ करेंगे। लेस देन 2 ईयर ओल्ड और लाइटर चाइल्ड।
तो यहाँ पर ये देखिए जो बच्चों में जनरली ब्रांड टैक्सन है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेस्ट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज। तो यदि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो कौन सी पोजीशन देंगे? नी चेस्ट, ट्रेंडलैंडबर्ग, फॉलर्स या फिर लेटरल पोजीशन। तो यदि पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे? ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। यदि पेशेंट यहाँ पर कहा है द पेशेंट इज सुपाइन ऑन द टेबल विथ देयर हेड डिक्लाइंड बिलो देयर फीट, तो यहाँ पर ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन में क्या किया जाएगा? यदि हाइपोवॉल्यूमिया का पेशेंट है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का पेशेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पेशेंट का हेड डाउन करेंगे, लेग है जो अपसाइड जाएंगे, तो इसको क्या कहा गया? ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तब भी यही पोजीशन है जो दी जाएगी। यहाँ पर जो एक एंगल बनता है कितना बनेगा? 16 डिग्री का। नेक्स्ट वन इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है? हार्ट की, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टीम या फिर पॉन्स। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किया जाता है ब्रेन स्टीम के लिए। क्या है इसमें? क्या किया जाता है? ऑक्यूस्टिक नर्व को कोल्ड या फिर वार्म वाटर के थ्रू है जो ईयर कैनाल में भेजा जाएगा। कोल्ड भी होता है वाटर या फिर वार्म वाटर भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं वो हैं जो चेक किए जाएंगे, जिनको निस्टैग्मस कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा? ब्रेन स्टीम के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट। तो ट्रियाज दैट मीन्स क्या होता है? इमरजेंसी। तो ट्रियाज का मतलब यहाँ पर इमरजेंसी है और येलो कलर किसके लिए यूज़ किया जाएगा? इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड पेशेंट के लिए। जो ट्रियाज है इसमें टोटल जो कलर कोड होते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रियाज के कलर कोड के येलो कलर क्या इंडिकेट करेगा? इमरजेंसी। लेवल फर्स्ट ब्लू कलर क्या होगा? रिससिटेशन। लेवल सेकंड रेड कलर होता है इमरजेंट। थर्ड वन इज द अर्जेंट और येलो कलर। फोर्थ वन इज द लेस अर्जेंट और फिफ्थ में क्या होगा? नॉन अर्जेंट, दैट मीन्स पेशेंट है जो डेड भी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेटजी कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल इज कॉल्ड। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग, रेस्टेटिंग इन क्लैरिफाइंग, वैलिडेटिंग या फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल को हमें प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक्टिव लिसनिंग की। किसकी पड़ेगी? एक्टिव लिसनिंग की। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज। तो हमारी बॉडी एक दिन में कितना फ्लूइड है जो लॉस करेगी, वो भी स्किन से। कहाँ से? स्किन से हमारी बॉडी पर डे कितना फ्लूइड लॉस करेगी? ऑप्शन में 450 ml, 150 ml, 1500 ml या फिर 500 ml। तो ह्यूमन बॉडी स्किन से यदि बात की जा रही है तो पर डे 450 ml है जो फ्लूइड लॉस करेगी। कितना? 450 ml लॉस करेगी या फिर 0.5 ml फ्लूइड को लॉस करेगी। तो यहाँ पर यदि एग्जैक्ट रेंज पूछते हैं तो 450 ml। किडनी 1.5 लीटर करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 लीटर होगा, जीआई ट्रैक्ट से 0.2 और स्किन से 0.45 ml। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो पार्किंसंस के अर्ली साइन क्या हैं? रिजिडिटी, ट्रिमर, ब्रेडिकार्डिया या फिर अकाइनेसिया। तो पार्किंसन के एग्जाम में जनरली साइन आते हैं, तो पार्किंसंस का जो अर्ली साइन है सबसे पहले देखने को मिलेगा वो होगा ट्रिमर। आपके हाथ हैं जो कपाए हुए टाइप के रहेंगे, आपके हाथों में है जो उतना ज़्यादा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्विंगिंग है जो आपके हाथ इजीली होने लगेंगे। पार्किंसंस डिसीज़ क्या? एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो नर्व सेल्स हैं अफेक्ट होंगी, जो कि यहाँ पर क्या कॉज करेंगी? जो साइन होंगे और इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो होगा डोपामाइन। क्या होगा? डोपामाइन का लेवल इस पर क्या होगा? पार्किंसन में कम होगा। सफलिंग गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ट्रिमर, सफलिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर एंड मास्क फेशियल एक्सप्रेशन ये 4 कॉमन क्लिनिकल या फिर गोल्डन साइन है किसके? पार्किंसन के। स्टूप्ड पोस्चर, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, सफलिंग गेट एंड ट्रिमर्स किसके कारण होगा? डोपामिन की कमी के कारण।
नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो कि एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग है? एस्प्रिन, डाइप्रामेडोल, टेक्लोपिडिन या फिर एबेक्सिमैब। तो कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर जो कि क्या एंटी प्लेटलेट प्रो ग्रुप मेडिसिन है, सॉरी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है यहाँ पर। तो कौन सी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग? तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है वो है टाइक्लोपिडिन। क्या है? टाइक्लोपिडिन, जो कि ब्रांड नेम टिकलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स होते हैं उनको है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में जो क्या होगा एम्बुलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाएगी, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। यहाँ पर किस फैमिली की है? थियोनाप्राडाइन फैमिली की मेडिसिन है यहाँ पर टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। अर्गोमेट्रिन है किसके लिए यूज़ की जाती है? पीपीएच के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। तो अर्गोमेट्रिन है जो यूज़ की जाती है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जब पेशेंट को हार्ट डिसीज़, हाई बीपी हो तब हम अर्गोमेट्रिन क्या करेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्गोमेट्रिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो क्या हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़, बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन है यहाँ पर आपको दो याद रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जनरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। डिसीज़ को कॉज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक जो फिनोमिना है वो क्या है? आइसबर्ग फिनोमिना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करेगी? लेटेंट केस, क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की क्या रिप्रेजेंट करती है? करेगी क्लिनिकल केस को। ये देखिए फ्लोटिंग टिप है यहाँ पर, और एक क्या है जो तैर रही है, और दूसरा है बॉटम। यदि फ्लोटिंग टिप पूछता है तो क्या करेगा? क्लिनिकल केस जो कि दिख रहे हैं वो विजुअल केस, क्लिनिकल केस इसमें आएंगे फ्लोटिंग टिप में। अब यदि बॉटम में पूछते हैं तो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो इनविजिबल हैं, जो कि कैरियर्स हैं, वाहक हैं, अभी उनमें डिसीज़ नहीं है लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग। कांस्टेंट का मतलब एक जगह जाके रुक जाएगी। तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी? 0 to 6 months, 1 to 5 year, 5 to 10 year या फिर 10 to 15 ईयर। तो आपने देखा होगा बच्चों में जनरली 0 to 6 मंथ में तो उनका आर्म, मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है? बढ़ता जाता है डे वाइज डे, फैट डिपॉजिट होने के कारण। अब यहाँ पर कांस्टेंट किस एज में हो जाता है? इसके बाद दैट मीन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो होगा 1 से 5 साल की एज में। कब? 1 से 5 साल की एज में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको नापने के लिए जो टेप यूज़ करते हैं MUSC, तो वो क्या है? साकिर टेप। इसमें 3 लाइन, 3 कलर कोड रहेंगे। रेड दैट मीन्स बच्चा क्या सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM की कंडीशन है। येलो दैट मीन्स मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, और ग्रीन दैट मीन्स बच्चा क्या है? फुली हेल्दी है। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, और यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम हो तब हम इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे बच्चे को, तब हम यदि एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चे का वेट कितना हो, 2 kg से भी कम हो, तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको मैंडेटरी रखी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होना। किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी फॉर गिविंग इवाक्वेंट एनीमा इन एडल्ट। इवाक्वेंट एनीमा यदि हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, हमें उसका पूरा रेक्टम खाली करवाना है, कितना अमाउंट देंगे सॉल्यूशन का? 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। यदि इवाक्वेंट एनीमा देना है हमें किसी एडल्ट पेशेंट को, तो कितना अमाउंट होगा सॉल्यूशन का? 500 से 1000 ml तक। नेक्स्ट वन इज
मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन किसके लिए दी जाती है? एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में चेस्ट पेन के को ट्रीट करने के लिए, या फिर ड्रग ऑफ चॉइस हम कह सकते हैं, सबलिंगुअली दी जाती है। क्या साइड इफेक्ट होंगे? एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या फिर हेडेक। तो कॉमन साइड इफेक्ट होंगे नाइट्रोग्लिसरीन के, वो क्या होंगे? हेडेक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथेज। तो पहली महामारी जिसको हमने ब्लैक डेथ कहा था वो कौन थी? रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो फर्स्ट महामारी रिकॉर्ड की गई थी ब्लैक डेथ के रूप में, वो कौन थी? वो थी प्लेग। क्या थी? प्लेग। नेक्स्ट वन इज एम्बुलाई ड्यू टू डीबीटी गोज टू, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के थ्रू जो एम्बुलाई बनेगा वो कहाँ पर जाएगा? स्प्लीन में, लिवर में, लंग्स में या फिर ब्रेन में। तो जो एम्बुलाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण बनेगा, डीबीटी के कारण बनेगा, ये फ्लोट होते हुए कहाँ पर पहुँचेगा? लंग्स में। क्या होगा? जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिस्पेसिया इज ड्यू टू, तो बॉन्ड डिस्पेसिया किसके कारण होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट या फिर फॉल्ट न्यूट्रिशन। बॉन्ड डिस्पेसिया होगा किसके कारण? ये होगा फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेट, तो न्यूनेट में कितना हीमोग्लोबिन होगा? 14 से 16 ग्राम %, 16 से 18 ग्राम %, 12 से 14 ग्राम % या फिर 10 से 12 ग्राम %। तो एक न्यूनेट की बात की जा रही है, तो कितना होगा? 16 से 18 ग्राम % तक। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़े भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था 2022 में ही, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। पढ़े भारत कैंपेन अलग है, तो यहाँ पर पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब? 10 अप्रैल 2022 को। 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया गया था पढ़े भारत। तो कब हुआ था? 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक का इसके लिए ड्यूरेशन रखा गया था। किसके लिए? 100 दिन तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो आ सकता है वो है नाटो, जो कि अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण आया था न्यूज़ में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है इसका। लेकिन इसके जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और यूक्रेन और रूस का युद्ध भी इसी के कारण हुआ है कि यूक्रेन को क्या है, नाटो देशों में शामिल ना किया जाए। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री डोंट हैव द वीटो पावर। तो वीटो पावर मैंने आपको बहुत पहले समझाया था। तो यहाँ पर है कौन सा देश जिसके पास वीटो पावर नहीं है? चाइना, फ्रांस, रसिया या फिर यूक्रेन। तो अभी जो वीटो पावर है इसके टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं? जो सदस्य हैं वो हैं रूस, यूएस, यूके, चाइना एंड फ्रांस क्या है परमानेंट मेंबर। लेकिन यूक्रेन के पास मेंबरशिप नहीं है। क्या है? यूक्रेन के पास इसकी मेंबरशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि 7 से 8 प्रोग्राम जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो यहाँ पर देखेंगे हम, जो कि MCQ बेस्ड नहीं यहाँ पर पूरा उनको बताया गया है, क्योंकि इसी टाइप से एग्जाम में आपको आएंगे तो MCQ बेस्ड, लेकिन एक प्रोग्राम से 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक बनते हैं। इसलिए फर्स्ट है यहाँ पर RBS के प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फुल फॉर्म आता है, डेट पूछी जाती है, बेनिफिशियर्स पूछे जाते हैं और इसके 4D ग्रुप पूछे जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2013 में फरवरी 2013 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो एम रखा गया था एक इसके लिए था जिसमें चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, इनिशिएटिव, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है जो इंक्लूड की गई थी। अब यहाँ पर जो सर्विसेज हैं कितनी टोटल
30 इसमें आइडेंटिफाइड हेल्थ कंडीशन इंक्लूड की गई थी, जिसका प्री ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब जो 30 कंडीशन थी इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो इन चारों ग्रुप में वो टोटल 30 है जो इंक्लूड कर दी गई थी। तो वो क्या थी? डिफेक्ट एट बर्थ, ध्यान से देखिए, आरबीएससी की लॉन्चिंग डेट, फुल फॉर्म, और जो यहाँ पर बेनिफिशियर्स हैं उनको कौन से 4Ds हैं जो जिसमें टोटल 30 डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी, 30 प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूड की गई थी। तो 4Ds क्या हैं? डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज़। तो वो कौन कौन सी हैं? तो ये रही यहाँ पर टोटल 4। डिफेक्ट एट बर्थ में क्या हो जाएंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्या होगा? एनटीडी, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये सभी क्या है? फ्री, इनका स्क्रीनिंग की जाएगी, अर्ली इंटरवेंशन किया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर आता है चाइल्डहुड डिसीज़, जो कि बचपन से ही डिसीज़ है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है जिनकी कमी के कारण जो प्रॉब्लम हुई है वो, डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटीज़ हैं वो, तो यहाँ पर क्या किए जाएंगे? ट्रीट किए जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष हमने कल ही पढ़ा है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो 8 प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी वो क्या थी? डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड रोटावायरस, डायरिया और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1898 में, 1985 में, 1999 में, फिर 1995 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। कब? 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, जो किसका पार्ट है? CSSM प्रोग्राम का। किसका है? CSSM प्रोग्राम किसी का पार्ट है, किसका? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। देन आफ्टर इसके बाद क्या आ गया था? NRHM 2005 में। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम जो कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन प्रोग्राम्स का, जो कि हम एक एक करके है जो अपकमिंग क्लासेस में भी पढ़ लेंगे यदि जो छूट जाते हैं कुछ। फर्स्ट है JSS के कार्यक्रम, एग्जाम में आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष का इंटेंसिफाइड और 2.0 पढ़ चुके हैं हम। फिर यहाँ पर तो अभी हमने RBS के भी पढ़ लिया है, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो पूरे हम यहीं पर आज ही देख लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एग्जाम में आता है, जो कि जून 2011 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें प्रेग्नेंट मदर और सिक इन्फेंट्स हैं उनकी फ्री है जो केयर करवाई जाएगी, किसमें? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर से ही आप समझ सकते हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है 10 साल से लेकर 19 साल तक के एज ग्रुप इसमें कवर किए जाएंगे। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। फिर जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी मैटरनल यूनिटल डेथ को कम करने के लिए। तो 12 अप्रैल 2005 को आई थी। इसका एम था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना, जिससे मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। लोगो याद रखें आप, फर्स्ट ये जो लोगो है किसका? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें मैटरनल के साथ साथ न्यूनेटल डेथ पर भी फोकस किया गया था। तो जून 2011 में आई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये जो PMSMA लॉन्च किया गया था 2016 में। इसमें क्या किया गया था? क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। तो यहाँ पर महीने की हर 9 तारीख को, मंथ की हर 9 तारीख को है जो ANC विजिट करवाई जाएगी। ANC क्लिनिक है जो फिक्स्ड डे कौन था? महीने की 9 तारीख, एंटीनेटल चेकअप के लिए। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। नेक्स्ट है मिशन परिवार विकास, तो मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था 2016 में। जो भी 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के,
तो वहाँ पर ये लाया गया था। तो इनका एम रखा गया था कि 2025 तक जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें 2.1 तक लेके आना है। क्या करना है, फर्टिलिटी रेट को हमें कम करना है। एम रखा गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू, डिलीवरी असिस्टेड सर्विसेज के थ्रू या फिर कमोडिटी के थ्रू हम क्या करें, जो जनता बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश करें। तो इसके लिए प्रोग्राम को लाया गया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइमी डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द, तो ह्यूमन में लाइमी डिसीज किसको थ्रू होगी, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।